जबरदस्त। मैंने एक्चुअली अभी वॉइस ऑन की है, मैंने देखा तैमूर भी शायद आए थे और छोड़ के अच्छा, ड्रॉप हो गया चले था। गए बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ड्रॉप हाँ हो जी, आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, मैंने वो लिखा है बस। गया। अच्छा अच्छा। और सुनाए आप, ठीक सब? बस जनाब आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस ऐसे था ये तो अभी जुलाई होती है ना हमारी ऑफिस में, ये डेडलाइन होती है, सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। अच्छा तो अच्छा। तकरीबन अराउंड 140 प्लस प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स आते हैं पहले। तो सही है। उसकी जुलाई डेडलाइन होती है, इस वजह से मतलब काफी ज्यादा वर्कलोड था उधर। मैं तो बल्कि ईद के दिन भी गया हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है आगे फिर बजट प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग का फेज आ जाएगा अगले 2 मंथ्स में। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह से जरा बिजी था। दरमियान में वैक्सीनेशन भी मैंने करवाई, तो उसके भी 3-4 दिन जरा मैं बीमार ही रहा। अच्छा 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 अच्छा। तो क्विज मैंने आज अटेम्प्ट किया है 2 दफा। पहली दफा 70 अच्छा, मार्क्स आए हैं मेरे, और दूसरी दफा 98। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला। हाँ जी, हाँ जी। और तैमूर साहब तो आपका इंशाल्लाह क्या? मैं। जी जी। जी ठीक ठाक बिल्कुल। शुरू में जरा साउंड का प्रॉब्लम था, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। मैं हाँ दो नहीं, तीन मैंने दफा लॉग अपनी आउट आवाज बंद लॉग की हुई थी। अच्छा अच्छा, वो मैं समझा कि वो हाँ मसला इधर हाँ था, तो हाँ। मैं बार बार लॉग आउट लॉग इन किया। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे लगता है ये कि आज शायद आप दोनों ही आएंगे, बाकी तो दोनों ने कंफर्म नहीं किया। जी ऐसा ही लग रहा है। मेरा ख्याल है फिर हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, काशिफ ने तो जो मॉड्यूल 2 का एग्जाम है वो अटेम्प्ट किया है। ट्वाइस ही हैज अटेम्प्टेड एंड ही वाज टेलिंग के 98 तक इनके नंबर आ गए हैं। 98%, व्हिच इज रियली वेरी गुड। पहले भी मतलब काशिफ हैज बीन डूइंग वेरी वेल। मतलब सीरियसली वो एग्जाम करते हैं। आप बताइए, आपने अटेम्प्ट किया? नहीं सर, मैं अभी नहीं कर सका, थोड़ा बिजी रहा पिछले दिनों, ओके ओके। तो अटेम्प्ट नहीं कर सका। तो जरूर कीजिए। अभी और कोशिश है कि एक अगर नंबर कम भी आते हैं, घबराना नहीं है। आपने बार बार अटेम्प्ट करना जी है, और जो गलतियां करते हैं उनको जरा जी नोट करना है कि क्या बात है, किस वजह से आपके नंबर ठीक नहीं आ रहे। जब आप ठीक अटेम्प्ट कर लेंगे ना, ठीक तो आपको वो रीजनिंग भी बताएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता ठीक है। था कि आपको पहले से पता चल जाए, मतलब गलती करें और पता चल जाए कि कौन सी गलती है। तो जब तक आप सही नहीं जगह क्लिक करेंगे, तब तक उसकी सही रीजनिंग नहीं नजर आएगी। देयरफॉर ट्राई ट्राई अगेन। और बेशक स्कोर आपका बेहतर ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सीख भी लेंगे कोई ना कोई चीज उसमें से। ठीक है। ओके जी। इसके अलावा थर्ड मॉड्यूल मैंने आपको कहा था आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो कहाँ तक आप पढ़ सके तैमूर साहब? सर उसमें कम्युनिकेशन पढ़ लिया, स्टेक होल्डर पढ़ लिया, गुड, वेरी गुड। और उससे आगे स्टेक होल्डर से आगे मेरे ख्याल में नहीं जा ओके सकता। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। और अभी थोड़ा काशिफ? मैंने ना वो जी जी। कोशिश कर रहा हूँ कि पहले पढ़ लूँ, क्योंकि एक्चुअली में हाँ। थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो वो लेक्चर पे टाइम ज्यादा लग जाता है ना। अच्छा, तो पढ़ सुनने में ज्यादा बंदा टाइम जल्दी लगता है। लेता है। वो 3 घंटे की होती है ना, तो उसमें अक्सर जो है वो कुछ गपशप वाली बातें भी होती हैं। हाँ तो पता तो नहीं होता कहाँ गपशप है और हाँ कहाँ हाँ। काम की बात उसमें है। ये ना कि तो आप इसलिए अगर मैं थोड़ा मोबाइल सा पे ट्राई कर लिया करें ना, कभी कहीं बैठे हुए हैं, तो सुनते रहा करें थोड़ा हम्म, थोड़ा करके। वो भी किया है, पर अभी फिलहाल तो स्पीड अप मैंने किया है कि मैं जल्दी जल्दी एक दफा इसको गो थ्रू कर लूं। ठीक तो है जो चीज ठीक है। समझ नहीं आएगी उसका फिर जाके लेक्चर सुन लूंगा, तो वहां पे जी क्या जी, बात बिल्कुल बिल्कुल सही। है। तो अब उसके फोल्डर कर लिए हैं मेरे साथ, छोटे छोटे एक दो एक टॉपिक और रह गए। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हाँ है। और काशिफ, जी आपने कहाँ तक पढ़ लिया थर्ड मॉड्यूल को? सर थर्ड मॉड्यूल मैंने सीरियसली बताऊं तो नहीं अभी शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर रिस्क है। रिस्क के मतलब कि मैंने वैसे पढ़ा हुआ है मतलब कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने ओके। आपकी वीडियोस वगैरह और लेक्चर्स अभी नहीं स्टार्ट किए। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वो पढ़ के आऊंगा, अच्छा। क्योंकि मैंने ये काफी ज्यादा एग्जाम क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूँ जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉट कॉम पे भी एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल में ये जो रिस्क वाला पोर्शन है इसकी काफी ज्यादा वेटेज है, इसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस जी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन ये है कि ये कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर, जैसे इन्होंने कहा, तो बड़ा अच्छा है। दोनों मिलते जुलते हैं, कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर। और अच्छा, कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर आपस में मिलते जुलते हैं, और स्टेक होल्डर और रिस्क आपस में मिलते जुलते हैं। मतलब वो उनका अच्छा। दोनों में उधर भी कुछ कदरें मुश्तरक हैं। अच्छा जी, हमारे पास जी
हसीब साहब भी आ गए हैं और रशीद साहब भी आ गए हैं। रशीद साहब का तो खैर मुझे माइक नजर नहीं आ रहा, वो गालिबन कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं रशीद साहब को कहूंगा कि आप जरा लॉग आउट होके दोबारा लॉग इन हो तो ठीक हो जाएगा। हसीब आप बताइए, आपने क्विज किया? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं असल में मसरूफ था तो कुछ कर नहीं सका मैं। और वीडियो मॉड्यूल 3? नहीं, हाँ वो भी नहीं वो भी नहीं देख सका मैं, सॉरी। तो मैं यही बात कह रहा था तैमूर साहब को भी कि आप क्विज भी जरूर करें और एक से ज्यादा बार करें, ताकि इंशाल्लाह जी, हाँ स्कोर ठीक। इम्प्रूव हो, और जब आप ठीक कर लेंगे तो उसकी रीजन भी नजर आ जाएगी कि उसकी वजह जी क्या हाँ है। वीकेंड आ रहा जी हाँ वीकेंड आएगा तो इस पे मैं ये भी काफी कर लीजिए। इसको देखूंगा जरा। और दूसरा जी हाँ। मॉड्यूल 3 जो है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन काफी बेकार हो जाता है जब उसमें हम प्रैक्टिकली वो आपने पढ़ा तो सुना नहीं होता। तो 6 घंटे के लेक्चर हैं। अब वो 6 घंटे के लेक्चर जो हैं वो आधे घंटे में हम कवर कर सकते हैं। बट एनीवेज, अगर आपने पहले सुना हो तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप कहेंगे जी फलानी चीज का क्या मतलब है, फलानी चीज का क्या मतलब है, वो आसान हो जाएगा। राइट जी ऋषि सर साहब। इसमें जो जी 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 केस पूछने जी जी। थोड़ा हमारी कह लें कि हौसला अफजाई हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। ये जो अगर ये वाला स्टूडेंट मैनुअल, शायद पहले भी इस पे बात हो चुकी है, रेपिटेशन ही है, अगर जी इसको जी अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो है अपना पीएम वर्क नहीं पढ़ते, तो क्या हम सर समझे कि हमारी तैयारी कोई काफी हद फर्क तक नहीं हो। पड़ता, लेकिन एक बात है, होता ये है कि एक तो है जी रट्टा लगाना। जब आप समझने के लिए पढ़ते हैं ठीक ना, तो इफ यू रीड द सेम थिंग फ्रॉम 2-3 डिफरेंट सोर्सेज, जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, तो वो चीज जब एक दफा पढ़ते हैं, फिर दूसरी दफा पढ़ते हैं, फिर तीसरी दफा पढ़ते हैं, तो वो चीज जो है ना वो बिल्कुल जामे हो जाती है आपकी समझ में। आपको रट्टे बगैर उस चीज का लॉजिक समझ आ जाता है। तो ये जो ठीक रेपिटेटिव रीडिंग है ना, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू रीडिंग द सेम टेक्स्ट मोर देन वंस। कम अज कम 3 दफा यू हैव टू गो थ्रू द होल सिलेबस, ताकि आपको वो चीज इम्प्रिंट हो जाए आपके दिमाग के अंदर। तो जी कॉन्सेप्ट सर, मैं क्लियर करने पीएम के वर्क लिए की बात बहुत कर रहा हूँ। बहुत बेहतर है कि आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को सुने और पढ़ें। ठीक, पीएम वर्क भी पढ़ना जरूरी है मेरा इस मतलब है, एडिशन में। चलें आप यूं कर लें कि ऑन नीड बेसिस जौन सा टॉपिक आपने पीएमबीओ के ठीक, समझ नहीं आ रहा, पीएमबीओ में चले जाएं। ठीक है जी। और बिल्कुल। देखिए रिस्क समझ नहीं आ रहा आपको, तो रिस्क का पूरा चैप्टर आप पीएमबीओ के से पढ़ लें जाके, वो ज्यादा तफसील में दिया होगा। 6th एडिशन। ठीक, वैसे बाय द वे जो चीजें 6th एडिशन में दी हुई हैं, तरतीब सिर्फ डिफरेंट है, तकरीबन वही सब चीजें 7th एडिशन में दी हुई हैं, वही सब चीजें स्टूडेंट मैनुअल में भी दी हुई हैं। सिर्फ तीनों चीजों का जो सीक्वेंस है चीजों को प्रेजेंट करने का वो डिफरेंट है। सही। तो वैसे आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा, आप खाली स्टूडेंट मैनुअल से पढ़ के भी पास हो सकते हैं, इसमें कोई मुझे वो शक नहीं है। जी जनाब। एनीवन एल्स? रशीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। जबरदस्त जबरदस्त। आपको मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम था, आपका माइक नहीं आ रहा था, अब ये आ गया है। मॉड्यूल 2 का एग्जाम किया आपने? सर माइक की आवाज ही नहीं आ रही थी, मैंने दोबारा। जी सर हाँ मैंने किया है। बिल्कुल, अभी तो आ रही है। अच्छा आपने किया, एग्जाम किया आपने, क्विज? मैंने मॉड्यूल 2 का किया सर, आपने देखा? अच्छा अच्छा, जी क्या स्कोर था आपका? सर। जी सर, मतलब आपने एक दफा ही किया है? स्कोर सर मेरा काफी अच्छा है, 94 है मेरा। जबरदस्त, बहुत आला। नहीं, मैंने 2 दफा की। हाँ दो तो बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम किया था पिछले वीक में, तो आपने कहा था कि जी 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 वो जी, अपडेट नहीं याद है हुआ, याद है याद है। तो कल मैंने दोबारा किया। बहुत अच्छा किया आपने, और यही तरीका है। और अब जो आपने क्वेश्चन कर लिए ना, तो उनकी रीजनिंग सामने आ गई। मैं तो कहता हूं कि अगर मुमकिन हो तो वो जो 2-4 सवाल गलत हैं आपके, 1-2 सवाल, उनके लिए शायद एक दफा फिर आप कर लें और 100% तक आ जाएं, ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर रीजनिंग पता चल जाए। अच्छा जी, फिर आ जाता सर वो भी है। चले, आज हम डिस्कस कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन उसमें हैं। ओके।
मैंने कहा उसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, हम्म, आप थोड़ा सा बात कर लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे कि जिसके अंदर कोई आई डोंट नो, या इधर आंसर गलत हैं या कोई प्रॉब्लम्स है उनमें, देख तो लेते हैं, वो देख लेते हैं। जरा आप डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन जब मैंने टाइप किए हैं तो वहां मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने गलत क्वेश्चन को मार्क कर दिया हो, मगर देख लेते हैं उसको। अच्छा, और आपने कुछ वीडियोस सुनी है मॉड्यूल 3 की? सर वीडियोस मैंने, जी सर, मैंने ये कम्युनिकेशन तक सुन ली है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम था तो तक ही चलें सुना। चलें। पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि दो लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन उन्होंने सुन लिया है। राशिद साहब कम्युनिकेशन सुना है, फिर वो काशिफ कह रहे हैं, मैंने दोनों काशिफ कह रहे हैं कि कौन कह रहा था कि वो कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर। हम इसको देखते हैं, कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर को कम से कम हम आज क्विक ओवरव्यू लेते हैं इसका। एनीवेज, पहली बात तो ये है कि ये था आपका ओवरऑल जो कोर्स चल रहा था। मॉड्यूल 1 था क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस टीम, 2 था स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट, जो कि आप कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं डूइंग द वर्क। अब बुनियादी तौर पे वेयर वी आर एक्चुअली इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? एंड डूइंग द वर्क इज मोर प्रोसेस ओरिएंटेड। वैसे तो स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट भी प्रोसेस ओरिएंटेड था, यहां पर भी ज्यादा फोकस हमारा प्रोसेस के ऊपर है। लेकिन लाजमी बात है, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस जब हो रही होती है तो कर तो लोग ही रहे होते हैं, तो पीपल की भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, मगर यहाँ पे ज्यादातर हम प्रोसेस के ऊपर फोकस्ड हैं। एनीवेज, इस मॉड्यूल 3 में है क्या, इसमें ये 8 एरियाज हैं। पहला रिस्क है, दूसरा बिजनेस वैल्यू है, फिर कम्युनिकेशन है, स्टेक होल्डर है। अच्छा, जिन लोगों ने कहा कि हमने कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर कर लिया है, इसका तो मतलब मैं ये समझू ना कि आप लोग रिस्क और बिजनेस वैल्यू तो कर ही चुके होंगे। क्या ख्याल है? जी सर, कर लिया। ओके, इसका मतलब है कि हाफ वे थ्रू हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। बाकी जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या कुछ भी नहीं किया? काशिफ, आपने कहा मैंने रिस्क भी नहीं किया अभी तक। तो इसका मतलब सर मैंने कहा कि जो इधर उधर से और मटेरियल है वो मैंने जरूर किया है, रिस्क के बारे में भी, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर के बारे में, लेकिन मैंने आपकी पर्टिकुलरली वीडियोस अच्छा, अभी नहीं वीडियो गो नहीं थ्रू। देखें आप, जो देख लें ये हाँ जी, 3 घंटे के अंदर कवर हो जाता है सारा कुछ, पहले 3 घंटे के अंदर। इंशाल्लाह सर जरूर। हाँ, वो पहला एक लेक्चर जो है वो पूरा इसके ऊपर होगा और एक बाकी चीजों के ऊपर होगा। तो एनीवेज जी, ये है। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं रिस्क से बात शुरू कर देता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने लास्ट टाइम भी कोई थोड़ी झलकियां आपको दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी रिस्क के वाले से? जी तैमूर सर। सर बस एक छोटी सी बात थी, वो जब आपने फ्लैश किया ना तो उसमें वो नजर आए कि आर्टिफैक्ट्स जो थे ना सर, जी जी। ये भी मैंने पढ़े हैं आर्टिफैक्ट्स भी। अच्छा, आर्टिफैक्ट भी पढ़े, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वो बीच में आती जाती हैं चीजें, बिल्कुल। तो इसका मतलब है स्टेक होल्डर से आप आर्टिफैक्ट तक पहुंच इसमें गए, एक तो आप क्वेश्चन तो था छोटा सा। हाफ वे से भी इससे आगे निकले। पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग आर्टिफैक्ट्स की ओके, है, जो बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने टेक्निक थोड़ी चेंज की ना, वीडियो से मैंने पढ़ने पे आ गया, तो अब वीडियो को मैंने स्टैंड बाई पे रखा है जहां समझना है। ये अच्छा, आर्टिफैक्ट पहले मैं समझता था जो प्रोजेक्ट कोई चीज प्रोड्यूस करता है वो आर्टिफैक्ट होती है। इसको वो पढ़ के ये लगा कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आर्टिफैक्ट होते हैं, है। बिल्कुल इसकी क्या बिल्कुल बात करते हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जी, ये है जनाब। तो हाँ, मैं ये पहले लगता था हमारी डिस्कशन से कि जो चीज प्रोजेक्ट बनाता है वो आर्टिफैक्ट है। जो चीज प्रोजेक्ट बनाते हैं वो डिलीवरेबल या आउटपुट है, ठीक है जी। और जो डॉक्यूमेंटेशंस बनती हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है। किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है, प्लान भी हो सकता है, कोई क्या कहते हैं टेबल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपने पिछली क्लास में कुछ जिक्र किया था, थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू लिया था कि नहीं लिया था? सर रिस्क का तो आपने लास्ट टाइम काफी सारी बातचीत कर ली थी। जी जी, वही मुझे याद आ रहा था। मेरा मेरा एक छोटा सा सर क्वेश्चन है। ये बहुत दफा ये टर्म जो हम ये यूजर स्टोरीज वाली टर्म जो हम यूज करते हैं, जी 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 इससे मुराद कस्टमर रिक्वायरमेंट है बेसिकली। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में
कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हम यूजर स्टोरीज बनाते हैं। अब भले आप प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो या आप एजाइल कर रहे हो, आप इस बात को तो मानेंगे कि रिक्वायरमेंट्स का अप टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर कैप्चर होना बहुत जरूरी है। देखें, वी आर नॉट सिटिंग हियर इन द बिजनेस ऑफ फ्लीसिंग ईच अदर। यार इसने मुझे इतना बताया तो मैं तो इतना ही करूंगा। आप जब रिक्वायरमेंट आपको दी जा रही है, ये आपका फर्ज बनता है कि उसको क्लैरिफाई करें। और अगर कस्टमर इतना वेल एजुकेटेड नहीं है और वो अपनी जरूरत बयान करने से कासिर है, तो यू हैव टू पुट हिम वाइज। तो ये बात गलत है कि हम उसको राज रखे छोड़ें, अच्छा इसको तो पता ही नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि काम तो कस्टमर का है। अभी ना बताए तो बाद में वो चीज सामने आएगी, और जब वो सामने आएगी तो प्रोजेक्ट में तो तब भी डालनी पड़ेगी। अगर हम प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो हम ज्यादा चलाएंगे कि ये आपने रिक्वायरमेंट चेंज क्यों कर दी। और अगर हम एजाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हम वैसे ही अकोमोडेटिंग है, हम कहते हैं आप कभी भी कोई चेंज कर सकते हैं। इसलिए एजाइल ज्यादा अकोमोडेटिव है कस्टमर की बात सुनने और समझने के हवाले से। तो वो ज्यादा फैसिलिटेट करता है कि जी कस्टमर को जी आप बताएं क्या प्रॉब्लम है आपका, और फिर वो उनको जिसे कहते हैं ना फैसिलिटेट करता है। उसके अंदर वो उसे कहता है कि जी चलें, अगर आप अपनी कहानी अपनी बात बयान नहीं कर सकते टेक्निकल टर्म्स में, तो आप कहानी की सूरत में बता दें, किस्से की सूरत में बता दें कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह करके कोई, और उसके अंदर आप मिसालें भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर अमजद अगर ये वाला काम करने की कोशिश करे और उसको ये डिफिकल्टी आ जाए तो फिर वो क्या करेगा। तो मतलब आप उसमें बाकायदा कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर्स को यहाँ कहते हैं परसोनास। तो एक कहानी या किस्सा जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, परसोनास भी हैं, तो वो उसकी सूरत में आप बयान करते हैं। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि एक रिक्वायरमेंट या एक फंक्शन एक स्टोरी में कैप्चर हो जाए, अगर मुमकिन हो। अमूमन कस्टमर के लिए ये मुश्किल होता है बहुत कि वो खुद से स्टोरीज बनाए, इसलिए हम उसको मदद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो चीज बन के सामने आती है वो बड़ी कोई रिफाइंड स्टोरीज नहीं होती। मतलब दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक जो आपने रिक्वायरमेंट कैप्चर की है वो दरअसल एक नहीं है, वो 4-5 छोटी छोटी रिक्वायरमेंट या फंक्शंस हैं जो एक ही बड़ी स्टोरी में कैप्चर हो गया है। ऐसी स्टोरी को हम अनरिफाइंड यूजर स्टोरीज कहते हैं कि अभी इसको मजीद छांटने की जरूरत है, और अगर छांटा जाएगा तो इसमें से 5 अलग अलग यूजर स्टोरीज निकल सकती हैं। तो जो कस्टमर से जब हमें यूजर स्टोरीज आती हैं तो वो अनरिफाइंड हालत में आती हैं, उनको पक्का नहीं अभी करना, उनको हम कहते हैं एपिक्स, या आप उनको कह सकते हैं अनरिफाइंड यूजर स्टोरीज। जब ये आप इकट्ठी करके कागज पे लिख के, वो बकायदा इसकी कार्ड टाइप सिस्टम बनाया होता है कि उसके ऊपर आपने फॉर्मेट सा बनाया होता है कि जी यहाँ पे ये बात लिखनी है, यहाँ ये बात लिखनी है, तो वो पूरी स्टोरी वहां कैप्चर करते हैं आप। तो वो जो एपिक की सूरत में अनडिफाइंड स्टोरी आपके सामने आती है उसको आप प्रोडक्ट बैकलॉग में डालते जाते हैं, विदाउट ये सोचे कि जनाब पहले क्या होना है बाद में क्या होना है। ये इससे आपका मतलब अभी नहीं है। जब आप रिक्वायरमेंट कैप्चर कर रहे हैं तो काम करने की तरतीब को देखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो हम थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उनको डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं। तो इसका मतलब है कि एपिक्स या अनरिफाइंड यूजर स्टोरीज विल बी कैप्चर्ड। नाउ once they are in the product backlog, now is the duty of the team। वैसे तो ओवरऑल ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फंक्शन है, प्रोडक्ट बैकलॉग को एस्टेब्लिश करना, उसको रिफाइन करना या जो भी उसके साथ सलूक करना, उसका मालिक प्रोडक्ट ओनर होता है। प्रोडक्ट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल। बट उसकी मदद के लिए, क्योंकि वो अकेले आदमी का काम नहीं है, उसकी मदद के लिए टीम आती है, स्क्रम टीम अलॉन्ग विद द स्क्रम मास्टर, और वो उन अनरिफाइंड यूजर स्टोरीज या एपिक्स को
मजीद ब्रेक करके यूजर स्टोरीज बना देते हैं, और कोशिश यही होती है कि हर यूजर स्टोरी कोई एक फीचर या एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती हो। ये जो जब यूजर स्टोरीज अपना तोड़ दी जाती हैं डाउन टू दी रिफाइनमेंट लेवल ऑफ यूजर स्टोरीज, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइन हो गया। पहले अनरिफाइंड था, अब रिफाइन हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये रिफाइन तो हो गया, लेकिन अभी तक प्रायोरिटाइज नहीं हुआ, छांटी नहीं हुई इसकी, ये कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कौन से काम करने हैं। अब जो अगला कदम वो लोग उठाते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग के साथ, वो ये करते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, कौन सा काम सबसे हाई वैल्यू का है और कस्टमर को जल्द अज जल्द डिलीवर करना चाहिए, उस काम को ऊपर ले जाते हैं। इस तरह प्रायोरिटाइजेशन हो जाती है। तो हाईएस्ट वैल्यू आइटम्स गो अप एंड लोएस्ट वैल्यू आइटम्स गो डाउन। तो यूजर स्टोरीज इस तरह से सॉर्ट कर दी जाती हैं। इसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन करते हुए हमें एक दो बातों का और भी ख्याल रखना पड़ता है। एक बात तो ये है कि कोई तरतीब होती है, कुछ काम करने के लिए तरतीब होती है। मिसाल के तौर पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू आइटम कस्टमर को एक घर बनाने में अगर मैंने फाउंडेशन डिलीवर करनी है, तो फाउंडेशन डिलीवर करने के लिए फाउंडेशन तक पहुंचना, उसकी कंप्लीशन तक करने में बहुत से काम इन्वॉल्व हैं जो उससे पहले होने हैं। आप ये, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस टारगेट की तरफ। देयरफॉर उनका सीक्वेंस जरूरी है। भले आप उन कामों को ग्रेड करें या ना करें, लेकिन इस फीचर को अचीव करने के लिए मुझे अगर किसी और फीचर पे या काम पे डिपेंडेंसी है, तो उस डिपेंडेंसी को भी मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा। मतलब सीक्वेंसिंग भी इस्टेब्लिश होगी। सीक्वेंसिंग भी मैटर करती है, खाली प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर प्रायोरिटाइजेशन में कोई सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइजेशन के लिए। और तीसरी चीज मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, वो है रिस्क। मैंने आपको एक बात जनरली ये बताई थी कि जो रिस्क है, उसमें से हाईएस्ट रिस्क आइटम्स शुड बी एड्रेस्ड अर्लीस्ट इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो सके तो सबसे बड़े रिस्क आइटम्स को सबसे पहले करने की कोशिश की जाए। ये भी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर शामिल है। जब हम इसको इस प्रायोरिटाइज लिस्ट को रिफाइन पहले करते हैं, फिर उसे प्रायोरिटाइज करते हैं, इसके बाद हम उसको जब रिस्क के हिसाब से भी एडजस्ट कर लेते हैं, रिस्क एडजस्टेड, तो उसको कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिफाइंड एंड प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। लंबा नाम हो गया, लेकिन रिस्क एडजस्टेड प्रोडक्ट बैकलॉग भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन लाजमी बात है कि रिस्क एडजस्ट होना आखिर का काम है। तो इसका मतलब है कि पहले रिफाइनमेंट हुई, फिर प्रायोरिटाइजेशन हुई, और उसके बाद रिस्क एडजस्टमेंट हुई। तो जब ये सारे काम हो जाते हैं, तो आपका बैकलॉग मुकम्मल हो जाता है, पाए तकमील तक पहुंच जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि प्रोडक्ट बैकलॉग कभी भी तकमील नहीं होती उसकी, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ओपन फॉर कस्टमर। वो कभी भी किसी भी वक्त प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान कोई नई रिक्वायरमेंट या नई स्टोरी डाल सकता है। और प्रोडक्ट ओनर जो है वो मुसलसल इन टच है कस्टमर के साथ, और वो उससे नई नई स्टोरीज कलेक्ट करता रहेगा। जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, वो चीजें आती रहेंगी। यही वजह है कि एजाइल के अंदर कोई चेंज कंट्रोल का प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि चेंज इधर बिल्कुल ही फ्लूइड है, अडॉप्टेबिलिटी है। हम हर चेंज के लिए इजाजत नहीं लेते, बल्कि हम उसे रिक्वायरमेंट के बैकलॉग में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट बैकलॉग, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिडिक्टिव में चूंकि हम रिक्वायरमेंट्स को बार बार तब्दील नहीं करते, हम पहले कैप्चर करने की कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, और उसके बाद उसको एग्री करवाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अब चेंज नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज आए, तो उसको प्रॉपर चेंज कंट्रोल के मैकेनिज्म से गुजारा जाता है, दोनों पार्टियां उस पर एग्री करती हैं, तब वो चेंज एडजस्ट की जाती है प्रोजेक्ट के अंदर। प्रिडिक्टिव थोड़ा ऑटोक्रेटिक मेथड है। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात और भी कहूंगा, ऑल्दो द मेथड्स
of dealing with the stakeholder and the customer. जो बातें आपको एजाइल ने बताई हैं, दे आर गुड इवन इन प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. मतलब अगर आप कहते हैं जी कि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें, उसको फैसिलिटेट करें, ये करें वो करें, प्रिडिक्टिव में किया जाए और अच्छा है. लेकिन अगर ना भी किया जाए और ट्रेडिशनल तरीके से भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एजाइल जब आप कर रहे हो तो तब तो आप यूं समझिए कि वो चीजें जो हमने वहां पे मैंडेटरीली कहा था कि अगर हो जाएं तो अच्छा है, यहाँ पे उनके बगैर गुजारा नहीं है. आप एजाइल काम कर ही नहीं सकते जब तक कि आप फैसिलिटेट ना कर रहे हो, जब तक कि आप एम्पावर ना कर रहे हो, वगैरह वगैरह. सर्वेंट लीडरशिप के बगैर एजाइल हो ही नहीं सकता. तो मतलब जो तरीक़ेकार दिए हुए हैं वो एप्लीकेबल है इवन टू प्रिडिक्टिव, लेकिन वहां पे वो मैंडेटरी नहीं है. लेकिन एजाइल में वो मैंडेटरी हो जाते हैं. तो वो बातें अच्छी हैं, वो बेशक आप चाहें तो अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी उनको जिसे कहते हैं हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं. जी जनाब, ये बात क्लियर होगी? तैमूर साहब, आपने पूछा था ना ये? जी राशिद साहब. राशिद साहब, सॉरी. जी राशिद साहब, इज इट ओके? ओके. अच्छा जी, रिस्क के बारे में मैं काफी बात कर चुका था. अगर कोई रिस्क के हवाले से बात है तो मुझे बता दें ताकि मैं स्पेसिफिकली उसको एड्रेस कर दूं. और अगर आपने सुना है तो आपको लाजमी बात है कि जो चीज समझ नहीं आई होगी वो आप पूछ लें. जी जनाब, एनीवन? ये मैं रिस्क टॉलरेंस वगैरह की आपसे बात की थी. मैंने कहा था ये पढ़ लें क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस है, मैट्रिक्स है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन भी इसके ऊपर काफी ज्यादा होते हैं. तो हमने रिस्क को तो खैर कवर कर लिया था. आगे चलता हूं मैं, अगर रिस्क में कुछ नहीं है. वो है जी बिजनेस वैल्यू. और बिजनेस वैल्यू में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 एनेबलर्स हैं. ये जो है ना, ये एनेबलर्स हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टू शोज क्या क्या, टू का क्या मतलब है जी? ये 2.1.1 लिखा है, इसमें टू का क्या मतलब है? काशिफ बताएंगे? डोमेन है सर, ये डोमेन. टू शोज द डोमेन. और ये टू कौन सी डोमेन है? प्रोसेस. ये प्रोसेस है, क्योंकि 1 पीपल है, 2 प्रोसेस है और 3 बिजनेस है. तो ये 2 की बात हो रही है. और 1 का क्या मतलब है? जो पहला 1 है ये टास्क है. ये टास्क है. सो देयर आर नंबर ऑफ टास्क, 6 7 8 टास्क हैं हर डोमेन के नीचे. तो ये नंबर ऑफ टास्क है. ये पहला नंबर है. सो पहला टास्क. और पहले टास्क में पहला ये क्या है? तीसरी चीज इनेबलर. ये एनेबलर है. इसका मतलब है कि आपने जो इंश्योर करना है, एनेबलर को इंश्योर करना है, जिससे वो जब सारे एनेबलर इंश्योर हो जाएंगे तो टास्क कंप्लीट हो जाएगा. तो टास्क कंप्लीट होगा, फिर आप अगले टास्क पे जाएंगे, अगले टास्क पे जाएंगे. तो जो 7 8 टास्क हैं, जब वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा ये पीपर वाला पोर्शन जो है, प्रोसेस वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है जी. ओके. एज फार एज ये जो बिजनेस वैल्यू है, इसके कोई अलहदा से कोई टूल्स यहाँ मेंशन तो नहीं किए गए और ना ही इसके कोई डिलीवरेबल्स बताए गए हैं. लेकिन इस हवाले से आप बिजनेस वैल्यू के ऊपर जो डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर, जो शुरू के चैप्टर थे इंट्रोडक्टरी, उसके अंदर या पीएमबीओके का पहला चैप्टर है, उसमें भी उसने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है बिजनेस वैल्यू क्या है, कैसे है. क्योंकि इसका ताल्लुक वो बिजनेस और स्ट्रेटजी से है. बाय द वे है तो हम पढ़ तो प्रोसेस रहे हैं, लेकिन ये जो बिजनेस वैल्यू है इसका ताल्लुक आपकी स्ट्रेटजी के साथ, अलाइनमेंट के साथ और वो सब कुछ है. तो ये विजन, मिशन और वो सब चीजों के साथ लिंक्ड है आपकी बिजनेस वैल्यू. देयरफॉर यहाँ पे कुछ एलिमेंट आपको बिजनेस एंड स्ट्रेटजी का भी मिलेगा. खैर, वो कहता है कि पहले तो आप असेस करें जो आपकी पॉजिटिव रिस्क हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कि हम वैल्यू मुसलसल कैसे दे सकते हैं इंक्रीमेंटली, कि वैल्यू की डिलीवरी को इस्तेहकाम देना, सस्टेनेबल करना.
थोड़ा करके हम मुसलसल देते रहे। ये ना हो कि एक दफा तो बहुत ज्यादा दे दिया, फिर एकदम उसके बाद ठंडे होकर बैठ गए, फिर 4 महीने बाद फिर एकदम बहुत सारा दे दिया, ऐसे नहीं। हम ये चाहते हैं कि वैल्यू का स्ट्रीम इस्टेब्लिश हो जाए, और जैसे पानी एक नदी में बहता है और बहता रहता है, तो वो बहता रहे, रुक ना जाए, तो इंक्रीमेंटली वैल्यू डिलीवर होती रहे। एग्जामिन द बिजनेस वैल्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। फिर मुहद्दबत से आपने ये भी इंश्योर करना है कि बिजनेस वैल्यू जो है वो उसकी वर्थ क्या जा रही है, क्या कितनी बिजनेस वैल्यू डिलीवर हो गई है, कितनी रह गई है, हाउ मच। ठीक है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंक्रीमेंटली फ्लो जो आना था, सस्टेनेबल फ्लो, वो कहीं बीच में रुक जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर तो उसको फ्लो को जारी रखना है। और फिर सपोर्ट द टीम टू सब डिवाइड प्रोजेक्ट टास्क एज नेसेसरी टू फाइंड द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब ये जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि कस्टमर ने कहा है कि मुझे गाड़ी दो, लेकिन मैं उसको वैल्यू तो तभी डिलीवर कर पाऊंगा ना जब पूरी गाड़ी बन जाएगी। वो कहते हैं कि आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कस्टमर ने जिस वजह से गाड़ी बनाने को कहा था, जब तक गाड़ी बन रही है मैं उसको एक स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम थिंग जो उसको वही काम करने में तब तक के लिए मददगार साबित हो, मैं पहले उतनी वैल्यू डिलीवर कर दूं ताकि वो इंतजार ना करता रहे। मिसाल के तौर पे उसको एक गाड़ी चाहिए थी अपने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में सामान पहुंचाने के लिए, तो मैं उसको फॉर द टाइम बीइंग एक कोरियर सर्विस टाइप की चीज बना देता हूं, जिसमें वो उस वक्त तक के लिए ट्रांसफर करना शुरू करे, ताकि वैल्यू तो डिलीवर होनी शुरू हो। फिर मैं उसी को मजीद रिफाइन करता जाऊंगा, उसको खोलता जाऊंगा और मजीद बिल्ड करता जाऊंगा, अल्टीमेटली गाड़ी डिलीवर कर दूंगा। इसके आपने वो पहले एग्जांपल देखी होंगी। दो तरीके हैं, एक तो है कि थोड़े से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से बनाया जाए, और एक ये है कि मुख्तलिफ फीचर्स अलग अलग करके डिलीवर किए जाएं और अल्टीमेटली वो गाड़ी बन जाए। अच्छा जी, तो ये चीजें, और इसके बाद जो इसके नॉलेज हैं उनको एक नजर देख लीजिए। जहां तक पहला काम था अपॉर्चुनिटी को इंक्रीमेंटली डिलीवर करना, उसमें कहा कि जनाब इसका ये कैसे पता चलेगा, आप डिफाइन करें बिजनेस वैल्यू को नापा कैसे जाएगा, व्हाट वुड बी द मैट्रिक्स, हाउ वुड यू मेजर। यहां तो कह दिया ना कि असेस अपॉर्चुनिटीज टू डिलीवर वैल्यू इंक्रीमेंटली, नापा कैसे जाएगा। फिर अर्ली एंड रेगुलर इंक्रीमेंट कैसे होंगी, और ये बात गालिबन आपको इस बात से क्लियर होगी कि जब मैं एजाइल की बात करता हूं, वो तो है ही इंक्रीमेंटल, तो उसके अंदर शुरू से ही वैल्यू डिलीवर होना शुरू होती है, और जैसे हमने कहा था हाईएस्ट वैल्यू डिलीवर्ड फर्स्ट, तो शुरू से ही शुरू हो जाती है और फिर कंसिस्टेंटली डिलीवर होती ही रहती है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट था रिलीजेस का, जो कि आपके इंक्रीमेंट से ऊपर की बात है। स्ट्रेटेजिकली जब मैं प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेता हूं शुरू में, जब प्रोडक्ट बैकलॉग बन रहा होता है या बनने वाला होता है, उस वक्त प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है कि वो एक मोटा मोटा प्लान बना ले। जैसे हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये नहीं करते कि प्रोजेक्ट की मोटी मोटी फेजेस बना लेते हैं, इस वक्त तक ये डिलीवर करना है, ये करना है, ये करना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक मोटी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली जाए, उसमें फेजेस बना ली जाए। यहां पर उन फेजेस को फेजेस नहीं रिलीजेस कहते हैं, और यहाँ पे इट इज मोर रिलेटेड टू व्हाट वी हैव टू डिलीवर एट व्हाट टाइम। ठीक है जी, से कि आपने प्रोजेक्ट को 5 रिलीजेस में कन्वर्ट किया है, तो पहली रिलीज में हम कस्टमर को किस तारीख को क्या क्या चीजें देने वाले हैं, दूसरी कौन सी तारीख है, तीसरी कौन सी तारीख है। मगर ये तारीखें रिजिड नहीं होती एजाइल में। वहां पर तो जब हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो हम कहते हैं जी नहीं, ये तो अब इसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, इंक्रीमेंट एक शुरू होती है, हर इंक्रीमेंट के एंड के ऊपर हम रिव्यू करते हैं अपनी सारी अब तक की प्रोग्रेस को, और उसकी रोशनी में, और नई रिक्वायरमेंट जो अब तक ऐड हो गई है, कस्टमर भी तो नई रिक्वायरमेंट दे रहे हैं ना, उनकी रोशनी में हम उस रिलीज प्लान को अमेंड करते हैं कस्टमर की मर्जी से, कस्टमर की शमूलियत से। और आइंदा जो इंक्रीमेंट आने वाली है
वो फिर उसके मुताबिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिलीज प्लान है वो मुसलसल बदलता रहता है। एनीवेज, जहां तक इसकी एग्जामिन करने की बात है, एक तो वही बात के मैट्रिक्स होंगे तो आप एग्जामिन करेंगे। फिर कहते हैं कि आप वैल्यू को डिफाइन करें कस्टमर के पर्सपेक्टिव में, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में और यूजर के पर्सपेक्टिव। देखिए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, आगे आप पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स भी। तो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ, हर स्टेक होल्डर का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, आपकी कंपनी का अपना पर्सपेक्टिव है। तो आपने सारों को साथ लेके चलना है, सबको अपनी अपनी वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कस्टमर को वैल्यू मिल रही है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट कर रही है और कस्टमर का तो फायदा हो रहा है लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम क्यों करेंगे भाई प्रोजेक्ट? हमें कितने नफलों का स्वभाव है? तो मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम को वैल्यू उनके जरूरत के मुताबिक डिलीवर होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूसली डिलीवर होती रहनी चाहिए। फिर वही बात जो हमने कहा था मैट्रिक्स की, तो उन मैट्रिक्स को डिटरमिन किया जाए और फिर उनको कम्युनिकेट भी किया जाए प्रोग्रेस को उन मैट्रिक्स की जुबान में, ताकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स वगैरह हैं उनको तसल्ली हो, उनको जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि हमें ये वैल्यू मिलेगी, उनको नजर आए, सामने दिखे कि यार ये वैल्यू तो आनी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे हमने कहा था ना कि अभी गाड़ी नहीं है, कोरियर सर्विस शुरू कर दो, तो कोरियर सर्विस से वो कहेंगे यार हमारा काम तो कुछ टूटा फूटा शुरू हो ही गया, जिसके लिए मुझे 6 महीने या साल इंतजार करना था प्रोजेक्ट खत्म होने का कि ये गाड़ी बनेगी तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो पहले से ही, अभी से ही हमारा वैल्यू डिलीवर होनी शुरू हो। ये है कस्टमर की तसल्ली। तो उसको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई उसको दिखाएं। फिर कलेक्ट डेटा एट अ रेगुलर इंटरवल एंड कंपेयर प्रोग्रेस टू बेसलाइन। ठीक है जी, तो डेटा आपने कलेक्ट किया और उसको आपने दिखाना है। इवन अगर आप बेसलाइन नॉर्मली आपके क्या कहते हैं प्रिडिक्टिव में होती है, लेकिन इवन इंक्रीमेंट जो एक मेरा स्प्रिंट होता है उसके अंदर भी पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर भी बेसलाइन का कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो बेसलाइन का कॉन्सेप्ट है वो प्रिडिक्टिव से आया है। जैसे मैंने बताया था आपको, स्कोप, टाइम और कॉस्ट का बेसलाइन होता है और उसी के मुताबिक फिर वो प्लान चलता है। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज सपोर्ट द टीम टू सब डिवाइड प्रोजेक्ट एज नेसेसरी टू फाइंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एमवीपी बनाने के लिए कहता है कि डिटरमिन यूजेबल प्रोडक्ट। ये मतलब ऐसी क्या चीज हम अभी डिलीवर कर सकते हैं जिससे कस्टमर को फायदा मिलना शुरू हो जाए फॉर द कस्टमर इन ईच इंक्रीमेंट। क्या क्या फायदा हम उसको डिलीवर कर सकते हैं और कब कब कर सकते हैं। मजे की बात ये कि ये रिलीज डेट से पहले फायदा देना शुरू कर दिया आपने। रिलीज डेट अभी आएगी, वो जो फिनिश चीज मैंने देनी है वो बाद में दूंगा, लेकिन मैंने साथ साथ कुछ फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। एस्टैब्लिश द बेयर मिनिमम ऑफ हाउ द वैल्यू कैन बी रियलाइज्ड। कम अज कम कैसे? मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते थे कि भाई जब तक ये अपना कोरियर सर्विस नहीं शुरू होती, हम ये भी कर सकते हैं कि हम मैन्युअली माल शिफ्ट करना शुरू कर दें, बंदे उठा उठा के ले जाना शुरू कर दें। तो मतलब ये है कि हम कस्टमर को सिर्फ गाड़ी नहीं बना के दे रहे, बल्कि हम उसका मसले का सोल्यूशन उसे दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ एजाइल वर्क्स। मगर प्रिडिक्टिव में नेचुरली हम इतनी फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं करते, और करें तो उसको प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू पास करते हैं। ये जनाब आपकी वही तीनों चीजें। और इसके अंदर ये कहते हैं, जब कहते हैं कि एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट टू डिलीवर बिजनेस वैल्यू, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनग्रेन अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट एंड कल्चर। देखिए, जरूरत का एहसास दिलाना, दिस इज द सेंस ऑफ अर्जेंसी यू मस्ट क्रिएट। द थिंग्स विच आर मोर important, hold the team which is working on it, even all the different stakeholders which may even not realize कि किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, उन सबको उस अर्जेंसी लेवल पे लाएं। सबसे जरूरी काम है, इससे आपको ये फायदा होगा। इसलिए मतलब उनको कम्युनिकेशन के थ्रू आपने एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि वो उन उस चीज को
अर्जेंट समझें। Establishing and cultivating the appropriate project urgency culture is an ongoing task. और ये एक मुसलसल काम है, लाजमी बात है, ये आप करते रहेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन लीड द वे बाय आर्टिकुलेटिंग द प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंस एंड विजन। ये जो अक्सर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करना और उनको इन चीजों की जरूरत का एहसास दिलाना, प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस और विजन के बारे में, बहुत अच्छी बात है अगर हम उनको ये चीजें कम्युनिकेट करते रहें। Everyone involved can commit to and be accountable for striving towards that vision. जब सबको उस एक ही विजन के ऊपर चलना है और सब वाकिफ हैं, तो फिर वो अपना हिस्सा भी उसमें डाल सकते हैं और अपना क्या कहते हैं, नीयत भी डाल सकते हैं कि हम लोग इस मिशन के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। Bringing in the voice of customer can express the desire and personalize the value. देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है वॉइस ऑफ कस्टमर का कि कस्टमर की आवाज सबसे ऊंची है, सबसे जरूरी है। यू मस्ट लिसन टू वॉइस ऑफ कस्टमर व्हेनेवर एंड वेयरएवर ही रेजेस द वॉइस। इस वजह से जो प्रोडक्ट ओनर का रोल है एजाइल के अंदर, जो कि बड़ा सीनियर रोल है, उसका काम ही ये है कि टू बिकम द वॉइस ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर चाहता है उसकी आवाज बनो। इसीलिए उसको इंचार्ज बनाया गया है प्रोडक्ट बैकलॉग का, कि वो कस्टमर की जो ख्वाहिशात का तर्जुमान है और वो डिफेंड करेगा कस्टमर की ख्वाहिशात को टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट ओनर कौन है? हमारा बंदा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, लेकिन वो एम्पैथी किसके साथ दिखा रहा है? कस्टमर के साथ। द प्रोजेक्ट टीम can promote the culture in their daily actions, responsiveness and attentiveness. तो मतलब ये जो रोजमर्रा का उनका बिहेवियर है टीम का, वो रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोग हमारे जो डेली एक्शंस में हम इस कल्चर जो अर्जेंसी का हमने क्रिएट किया है और ये जो एक माहौल बना है, ये इसके ऊपर चल भी रहे हैं कि नहीं चल। खैर जी, बिजनेस वैल्यू ब्रॉडली स्पीकिंग, मैं मोटा आपको ये बता दूं, बिजनेस वैल्यू। अच्छा चलें, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं बिजनेस वैल्यू क्या चीज है? जी जनाब। प्लीज रेज हैंड जो बताना चाहते हैं। जी रशीद साहब, आपके हिसाब से, एक मिनट काशिफ, रशीद साहब, आपके हिसाब से बिजनेस वैल्यू क्या चीज है? Although the definition is written in front of you, but still I want कि आप अपने लफ्जों में बयान करें। सर, इसमें जो बातें इसमें लिखी हैं मैंने भी इसी में से ही पढ़ी हैं। तो बेसिकली तो दो तरह की वैल्यूज हैं, एक इकोनॉमिकल है जिन्हें फाइनेंशियल वैल्यू है, हाँ जी, और सोशल वैल्यू है, और तीसरी जो चीज़ है वो एक जिस तरह ये टेक्नोलॉजिकल वैल्यू है। ये तीन मतलब तो मेजर वैल्यूज। जो भी वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हुआ, जो भी मतलब वैल्यू होगी, भले वो टेंजिबल्स की है या इनटेंजिबल्स की है। टेंजिबल ये है कि जनाब एक चीज बनती है, पैसा कमाते हैं, या कोई फिजिकल चीज सामने आती है, वो टेंजिबल्स है। इनटेंजिबल्स क्या है? इनटेंजिबल्स वो हैं जो कि जिसे कहते हैं ना कि वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वो हमने टारगेट तो नहीं की, लेकिन वो हमें फायदा मिल रहा है। मिसाल के तौर पे इस प्रोजेक्ट पे काम करके आपके लोगों का मोरल बड़ा हाई हो गया। नाउ दिस इज इनटेंजिबल, और ये मोरल जो है ये आगे दूसरे कामों में भी इंकरेजमेंट है, उनकी लर्निंग हो रही है, नॉलेज है, विजडम है, वो बढ़ रहा है। ये वो इनटेंजिबल बेनिफिट्स के अलावा है, ये इनटेंजिबल बेनिफिट। लेकिन जो भी चीज टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, उससे वैल्यू जो डिलीवर हो रही है वो फाइनेंशियल वैल्यू ही है। सब कुछ फाइनेंशियल वैल्यू है, एवरीथिंग इज फाइनेंशियल वैल्यू। ऑल्दो टेंजिबल आइटम्स को फाइनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन इनटेंजिबल को कन्वर्ट करने में हमें बड़ा दिक्कत होती है, समझ नहीं आती कि अच्छा कितनी वैल्यू बढ़ी, हमारे लोगों का मोरल कितना हाई हुआ, जबकि उसी मोरल के हाई होने से आप आगे आपकी कंपनी बड़ा फायदा उठाती है। वो जो फायदा उठाती है वो पैसों में उठाती है। तो किसी तरह अगर मैं ये ट्रांसलेट कर लूं कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मेरे लोगों में
कितनी इंकरेजमेंट बढ़ी है और कितना मतलब वो बेहतर काम करने लग गए हैं और इससे कितना फायदा कंपनी को हुआ है, तो फाइनेंशियल बेनिफिट है। एनीवेज, इससे ग्रूमिंग होती है, ये बाकी सब चीजें अप्लाई करती हैं, लेकिन फाइनेंस मेजर पॉइंट है। देखें जी, फाइनेंस के अंदर फिर बाकी चीजें भी हैं, टेक्नोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, और भी चीजें हैं, वो सब चीजें अपनी जगह पर। अच्छा, दूसरी एक चीज और मैं आमतौर पे ये लोगों को समझाता होता हूँ कि आप बिजनेस वैल्यू को प्योरली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करें। आप ये बताएं, अगर फर्ज करें आप एक बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस, मैं आपसे आज पूछता हूं कि आपकी बिजनेस वैल्यू क्या है, आप क्या बताएंगे मुझे? व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर बिजनेस एट दिस पॉइंट इन टाइम? ये है जी बिजनेस वैल्यू। अगर आज आपसे कोई बिजनेस खरीदना चाहे तो कितने में बिकेगा ये बिजनेस? दिस इज योर बिजनेस वैल्यू, मार्केट वर्थ। आपने जो साख बनाई है, जो प्रोडक्ट है, जो आपके एसेट्स हैं, टेंजिबल्स हैं या इंटेंजिबल्स हैं, उन सबको मिला के एक वर्थ है। आपने जब कंपनी स्टेब्लिश की थी तो उस वक्त एक उसकी बिजनेस वैल्यू थी। आज 5 साल बाद आज उसकी एक बिजनेस वैल्यू है, और फिर 5 साल बाद मजीद एक बिजनेस वैल्यू आप चाहते हैं कि ये यहां तक आ जाए। मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस 1 लाख से शुरू किया, आज वो 5 लाख का है, और 5 साल बाद आप उसे 10 लाख का देखना चाहते हैं, तो ये है आपकी बिजनेस वैल्यू। बढ़नी चाहिए। अगर फर्ज करें कि बिजनेस वैल्यू आज भी 5 लाख है और आज से 5 साल बाद भी आप इसको 5 ही लाख देखते हैं, तो ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जो इंप्रूव ही नहीं हो रहा? बिजनेस वैल्यू बढ़नी चाहिए। दैट इज माई पॉइंट। अब ये तो है कंपनी का पर्सपेक्टिव कि कंपनी की चाहती है कि उसकी बिजनेस वैल्यू बढ़े। और अच्छा, इसका ताल्लुक बेशक स्ट्रेटजी से है, लेकिन स्ट्रेटजी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्ट्रीम जिसके अंदर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रुख का तयन करते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस वैल्यू की जब मैं बात करता हूं, बिजनेस वैल्यू प्योरली फाइनेंशियल है। अब ये दोनों स्ट्रीम्स इकट्ठे अगर ना चल रहे हो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। स्ट्रेटजी कहती है कि बगैर फायदे वाले काम करो, और ये बिजनेस वैल्यू कहती है कि पैसे कमाओ। अगर मैं किसी तरह इन दोनों चीजों को अलाइन करके एक ही स्ट्रेटजी के साथ उसको मैरी अप कर लूं, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। अब ये तो खैर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बिजनेस वैल्यू, बिजनेस स्ट्रेटजी और वो सब ड्रामा बना हुआ है, लेकिन आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उसी बिजनेस वैल्यू का के अंदर एक हिस्सा डिलीवर कर रहे हैं। यू आर डिलीवरिंग सम बिजनेस वैल्यू टू योर बिजनेस और टू द कस्टमर और वट। तो जो वैल्यूज डिलीवर होनी है इस प्रोजेक्ट से, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को डिलीवर होनी है। तो मुझे इसको बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना पड़ेगा कि किस किस को कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ, कब कब और कैसे कैसे डिलीवर होगी, ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन भी रहे। और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप सब लोगों के को अच्छी तरह से जानते हो, अपने स्टेक होल्डर्स को, और उनकी ख्वाहिशात और एक्सपेक्टेशंस की का एहतराम करते हो, और उनको मद्देनजर रख के आपने सारी चीजें टेलर की हों, तभी मुमकिन हो सकता है। हम इन चीजों से इग्नोर करते हैं। मैं मानता हूं कि ये चीजें देखने में बहुत अफसानवी लगती हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हम जिस तरीके के साथ बिजनेस चलाते हैं या काम करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि 5% भी एफिशिएंट नहीं है। जब आप बिजनेस वैल्यू को मद्देनजर रखते हैं हर चीज के अंदर, हर काम के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आप 5% से 100 की तरफ तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये एक आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा अपनी जिंदगी में कि इतना फायदा भी हो सकता है। तो बिजनेस वैल्यू इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको 5% से 100 की तरफ लेके जा रही है। हम इस वक्त 5 के ऊपर ही खुश हैं। ये पॉइंट है जी। हाँ जी, वैल्यू के हवाले से कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? मेरा ख्याल है जी मैंने काफी तफसील से वैल्यू को डिस्क्राइब किया है। आप इसकी बाकी जो स्लाइडें हैं ये भी देख लें। एमवीपी मैंने जिक्र किया था, अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसकी बाकायदा डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ फीचर्स दैट कैन बी इंक्लूडेड। एक तो है ना, पूरे प्रोजेक्ट में 150 फीचर होने चाहिए। कस्टमर को कहते हैं, आप उसे पूछते हैं कि आपको कम से कम कितने, कौन कौन से फीचर मिल जाएं तो आप कहेंगे यार इससे मेरा काम चल जाएगा। तो
हैरत अंगेज बात यह है कि उन 150 में से हो सकता है 30-35 फीचर ऐसे हों कि कस्टमर कहे कि मुझे बेयर मिनिमम वो जो है वो बेयर बोन सिस्टम इतना भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मुझे इतना मिल जाए तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। वो जो चीजें हैं मैंने हायर वैल्यू पे रखनी है और जल्दी डिलीवर करनी है कि कस्टमर अगर बाकी काम ना भी करवाना चाहे और वो कहे जी इतना ही काफी है मैं ऐसे ही काम चला लूंगा, तो वो अपने पैसे बचा भी सकते। सो दिस इज द smallest collection of features that can be included in a product for customer to consider its function। काम चलना चाहिए। लीन मेथोडोलॉजीज में वो ये कहते हैं, ये तो एजाइल की बात थी ना, लीन में वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को कहते हैं इट कैन बी रेफर टू एज बेयर बोन और नो फ्रिल्स फंक्शनैलिटी, कि ज्यादा उसके अंदर कोई तमाशे नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे घर रहने के लिए चाहिए तो मुझे अगर पेंट ना भी करके दें तो मैं, आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर बनाकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं कि पेंट चेंट तो बाद में भी होता रहेगा। उन्होंने ये मिनिमल वायबल प्रोडक्ट ये एक्सपेक्ट की थी, ये बनाई और उन्होंने कहा जी बस ठीक है जाओ बाकी काम देखा जाए। वो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि कस्टमर का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है और आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा। तो ये अलाउ करता है ऑल स्टेक होल्डर्स टू सी एंड एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट आउटकम। कुछ वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है कि हमें ये चीज भी मिल सकती है इसके शॉर्ट फॉर्म के तौर पे। टेंजिबल आउटपुट है, ये चैनल करता है टारगेट कन्वर्सेशंस को विच जनरेट्स फीडबैक एंड आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है यहाँ पर। और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट प्रोवाइड्स इंस्पायरेशन टू द टीम एंड इग्नाइट्स शॉर्ट टर्म अर्जेंसी एंड अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देखो जी हमने ये इतना कर दिया, ठीक है जी। जब वैल्यू डिलीवर करते हैं तो आपको साथ साथ आपकी टीम भी इंकरेज होती जाती है कि यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया। इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर इसी तरह जैसे मिनिमम बिजनेस प्रोडक्ट है, इस तरह MBI भी है। सो MBI इज मिनिमम बिजनेस इंक्रीमेंट।